जब हमारा देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद देश की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक थी देश को चलाया कैसे जाए। और यह तय हुआ कि देश का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए और फिर एक संविधान सभा का निर्माण हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई जिसमें 211 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया। टोटल 389 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्ट हुए, जो पाकिस्तान के अलग होने के कारण और कुछ लोगों के विड्रॉ करने के बाद 299 रह गए। और अंततः देश के 299 सबसे विद्वान लोगों ने बैठकर संविधान की रचना की। यह प्रक्रिया 2 साल 11 महीने और 18 दिन तक चली और इस दौरान 114 दिनों तक इसमें डिस्कशंस या कहें तो डिबेट चली। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया और फिर एक संविधान का जन्म हुआ। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी मीटिंग हुई और एक कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ जिसमें 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स और 22 पार्ट्स थे। जैसा कि हम सबको पता है, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। इसमें करीब 65 लाख का खर्चा आया। हम अगर भारतीय संविधान की 5 सबसे बड़ी खासियतों को गिने तो इनमें से एक है डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। यह डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स केवल एक ड्राफ्टिंग ही नहीं बल्कि इसे भारत के संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। हम एक वाक्य में इसे समझना चाहें तो मैं कहूंगा कि संविधान ने देश में शासन के 3 अंग बनाए और कहा कि एक दूसरे के कामों में दखल दिए बिना अपना काम करे। इस डॉक्ट्रिन को कॉन्स्टिट्यूशन में रखने का सबसे बड़ा कारण जो हमें समझ में आता है वो है कि जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखना चाहिए था ताकि जुडिशियरी बिना दबाव के काम कर सके और सरकार की बनाई नीतियों का मूल्यांकन कर सके। हमारा संविधान दुनिया के सबसे बड़े लिखे गए संविधानों में से एक है और इसे लागू होने से लेकर आज तक 106 अमेंडमेंट्स इसमें हो चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है कि समय और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये इवॉल्व होता रहा है। इसमें एक दो बार ऐसा भी देखा गया कि भारत की संसद ने कानून बनाकर जुडिशरी को कमजोर करने की कोशिश की और कई बार कोर्ट ने ओवररीच करके संसद के अधिकार अपने पास लेने की कोशिश की और हम श्रेष्ठता की ओर अग्रसर होते गए। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट ने में कुछ निर्णय आए जिनसे जजेस के अपॉइंटमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से एक कदम अलग कर दिया। फिर सरकार एनजेएसी जैसा कानून लेकर आई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया और जुडिशियरी ने अपने आप को इंडिपेंडेंट बना लिया। सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉलेजियम सिस्टम डेवलप किया और जजेस के अपॉइंटमेंट ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जजेस के अपॉइंटमेंट में सरकार के रोल को एकदम लिमिटेड कर दिया। इसको सरकार और पब्लिक के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया जाता रहा है। इसी कड़ी में एक बात मुझे और लगी जिस पर मैं बात करूंगा और आज के हमारे एक्सपर्ट से भी इस बारे में पूछूंगा कि भारतीय संविधान पर एक इल्जाम लगता है कि ये सारा उधार का संविधान है। हमने अलग अलग देशों से अलग अलग हिस्से संविधान के लिए लिए हैं। इस क्रम में कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने अमेरिकन संविधान से लिया है, लेकिन जहां से भी लिया इसने हमें दुनिया का सबसे बड़ा और सॉलिड डेमोक्रेसी बनाने में मदद की। नमस्कार, मेरा नाम निखिल कुमार सिंह है और मैं आज का आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम जिसका नाम है एक्सपर्ट से डिस्कशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और साथ ही स्वागत करता हूं हमारे आज के एक्सपर्ट्स डॉक्टर उमंग मोदी से, जिनसे हम आज के हमारे टॉपिक पर खूब सारी डिस्कशन करेंगे। मेरे साथ आज है उमंग मोदी। ये अभी असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लॉ हैं जो महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा में कार्यरत हैं। प्रोफेसर मोदी ने एनएलएस-आईयू से एलएलएम की और उसके बाद महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ोदरा से पीएचडी की डिग्री परस्यू कर रहे हैं। इनके सीवी में और कई खास बातें जुड़ी हुई है, जैसे कि ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लीगल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा रहे हैं। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के को-ऑप्ट मेंबर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के एक्सटर्नल कंसल्टेंट्स भी रहे हैं। मैं प्रोफेसर मोदी का द लॉ एडवाइस में की पूरे परिवार की तरफ से बहुत ही स्वागत करता हूं।
सर, जी मेरा पहला सवाल आपसे, जब हम सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन को देखते हैं तो ऐसे क्लियरली दिखता है कि ये ट्रिनिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। ब्रह्मा, जी हु इज द क्रिएटर एंड वी कैन इक्वेट हिम विथ लेजिस्लेटर हु मेक्स लॉ, विष्णु हु इज preserver and we can equate him with executive who implements the law made by legislator, and Shiva who is often called the destroyer and the limb which gives punishment, and we can educate him with the judiciary. क्या ये कहा जा सकता है? जी बिल्कुल। आपने जो ये जानकारी जो प्रोवाइड की है कि जो हमारा जो सेपरेशन ऑफ पावर्स में जो हमारे जो तीन स्तंभ है हमारे डेमोक्रेसी के, हमारे लोकतंत्र के, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को, जिसको हम बहुत सारे मायने में ब्रह्मा, विष्णु और शिवा से इक्वेट कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे देश में जो भी हम अ, हमारे हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं, वो कानून को लागू किया जाता है, या अगर वो कोई कानून में कुछ संशोधन हुआ है या कुछ कानून में कुछ ऐसा बदलाव हुआ है जो हमारे अधिकारों को कहीं वायोलेट तो नहीं कर रहा है, ये सब चेक करने के लिए और ये सब देखने के लिए हमारे ये तीनों जो एक संस्थान है जिसको हम पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं। जी। इसीलिए जैसे हम हमारे ग्रंथों से बहुत सारा इंस्पिरेशन लेते हैं और उससे बहुत कुछ सीखते हैं। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि हम इस बात को इनकार भी नहीं कर सकते कि जिस तरह से हमारे देश में ये तीनों पिलर्स काम करते हैं, ये एक तरह से एक इसी की भूमिका अदा करते हैं। इसीलिए वैसे तो इसका जो उद्भव स्थान है वो तो फ्रांस में रहा था, मॉन्टेस्क्यू ने डेवलप किया था। लेकिन जी। जिस देश में उसको लागू किया जाता है वो देश अपनी समझ से और अपने देश की कैसे सिस्टम है उस तरह उसको लागू करता है। इसीलिए जिसे आपने इसको ये ट्रिनिटी के साथ कंपेयर किया है, इसको मैं बिल्कुल सही मानता हूं कि ये उसी तरह काम करता है जिसमें लेजिस्लेचर जो है वो एक बहुत अपना बड़ा रोल प्ले करता है, जो सबके लिए कानून बनाता है। एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, और अंतिम जो जुडिशियरी जो है वो एक लास्ट होप है, एक सामान्य व्यक्ति के लिए जुडिशियरी एक आखिरी उम्मीद है। और वही आखिरी उम्मीद को देख के जब हम इन तीनों पे इतना विश्वास रखते हैं तो हम इनको कहीं ना कहीं इस संस्थाओं को एक 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 भगवान स्वरूप स्थान देने में कोई ऐसी कम बात नहीं है। सर, मेरा अगला सवाल आपसे, जी सेपरेशन ऑफ पावर्स की डॉक्ट्रिन वैसे तो डायरेक्टली संविधान में लिखी नहीं गई है, लेकिन जी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है जिनसे इसे समझा जा सकता है। इसको समझने के लिए कौन से आर्टिकल्स हमें पढ़ने होंगे और कौन से मुख्य जजमेंट है जिनको पढ़े बिना इसका ज्ञान अधूरा है? जी बिल्कुल। देखिए हमारा जो संविधान है उसमें सेपरेशन ऑफ पावर नाम का शब्द जो है वो कहीं भी जी। दिया नहीं गया है। जो सेपरेशन ऑफ पावर जो शब्द है वो कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन उसका जो एक कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंशनिंग है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमारा है। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक राज्य के दिशा निर्देश होते हैं जो हर एक गवर्नमेंट को मानना होता है, जिसमें आर्टिकल 50 है, जिसमें लिखा हुआ है कि एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तो ये एक सेपरेशन ऑफ पावर की तरफ ही दर्शाता है। और इसीलिए मुझे ये लगता है कि जो हमारे संविधान में, वैसे हर एक के अपने अपने संविधान में आर्टिकल्स दिए गए हैं। जैसे अगर आपको एग्जीक्यूटिव का पढ़ना है तो एग्जीक्यूटिव के बारे में हमारे जो हायर एग्जीक्यूटिव है, जिसमें प्रेसिडेंट है, स्टेट के लिए गवर्नर है, और लेजिस्लेचर का हम बात करेंगे तो जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है, ये सारा जो है। जैसे हमारा आर्टिकल 52 वो प्रेसिडेंट के बारे में है। जी। आर्टिकल 153 जो है वो गवर्नर के बारे में है। आर्टिकल 79 74 से लेके सब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट सिस्टम के बारे में है। और आर्टिकल 124 से जुडिशरी दिया है। तो हम अगर ये तीनों को अलग अलग समझेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि वो तीनों का काम क्या है, वो करते क्या है, जिसे हमें
सेपरेशन ऑफ पावर को भी हम उससे समझ सकते हैं। इसलिए जब मैंने आर्टिकल 50 बोला, तो आर्टिकल जी 50 तो एक एक तरह का स्पिरिट है कि जिसमें ये बोला जा रहा है कि हमें सेपरेशन, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में एक सेपरेशन रखना है। उसमें लेजिस्लेचर की कहीं बात नहीं है, लेकिन वो इसलिए रखा गया है क्योंकि वो एक दिशा निर्देश है। वो कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं होता है। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात करते हैं, तो हमारे देश में ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, उसकी शुरुआत ही फर्स्ट अमेंडमेंट से हो गई थी। जब शंकरी प्रसाद का पहला केस हुआ था, सज्जन सिंह का केस हुआ था, गोलकनाथ का केस हुआ था, ये सभी केसों के अंदर कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट था कि सच में जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है, जो लॉ बनाने का पावर है, वो कितना है? क्या वो अनलिमिटेड है? वो मन चाहे ऐसा लॉ बना सकते हैं, या अमेंडमेंट करने का पावर है? जैसे लॉ बनाने का पावर तो उनके पास है, लेकिन जी अमेंडमेंट करने का पावर कितना है? कितना जी अमेंडमेंट कर सकते हैं? कितना उसका उनकी लिमिटेशन क्या है अमेंडमेंट की? ये जी केसेस, ये तीनों, जो ये शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह और गोलकनाथ, ये तीनों जजमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इस विषय पे ही चर्चा हुई थी, क्योंकि ये विषय कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ था कि पार्लियामेंट का पावर वर्सेस जुडिशरी कितना उसमें इंटरफियर कर सकता है। और इसी से सेपरेशन ऑफ पावर कहीं ना कहीं कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि अगर कोई पावर है तो वो पावर कितना हो सकता है? अगर वो पावर कोई फंडामेंटल राइट वायोलेट करता है, तो क्या जुडिशियरी इंटरफियर कर सकती है? और अगर जुडिशियरी इंटरफियर करेगी, तो जो पार्लियामेंट के पास जो पावर है, उसका 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 कितनी सीमा कितनी रहेगी? इसलिए ये जो तीन जजमेंट है, ये तीन जजमेंट में यही डिस्कशन था कि पार्लियामेंट के पास लॉ अमेंड करने का पावर, अमेंडमेंट का पावर कितना वाइड है, कितना अनलिमिटेड है, कैसा है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो प्रॉब्लम जो है, उसका जो सॉल्यूशन है, वो केशवानंद भारती केस में आ गया। जब केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि जो पावर, जो भी संविधान, जो भी पावर दिया गया है, वो पावर जो है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड है। उसको आप एक लेवल से ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते। इसीलिए उसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है कि अगर हमें शुरू शुरू में जब बात करते हैं कि कौन से आर्टिकल में मेंशन, तो 50, आर्टिकल 52, आर्टिकल 50, 52, आर्टिकल 74, आर्टिकल 124, हम इसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा कि ये जो बॉडीज है उनका काम क्या है। और जब हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स की, तो कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ फंक्शंस भी हमें जरूरी है कि तीनों के फंक्शंस क्यों अलग अलग है और कैसे अलग अलग है। तो ये जो बात है, और दूसरा उसके सर साथ जो मैं मैंने आपको, सॉरी सर, मैं जी, आपको बीच में रोकना चाहूंगा। आपकी वीडियो नहीं आ रही है सर, शायद कोई टेक्निकल एक प्रॉब्लम मिनट, है। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, अभी आ रही है? राइट सर, राइट, हाँ, यस सर। जी 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 जी, कुछ टेक्निकल कारणों से वो जी शायद जी वीडियो में। जी जी हाँ, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि जो शंकरी प्रसाद का जजमेंट है, सज्जन सिंह का जजमेंट है, गोलकनाथ का जजमेंट है, फिर जी केशवानंद भारती का जजमेंट आता है, ये जो चार पांच जो जजमेंट है, उसके बाद और भी कई जजमेंट्स है। लेकिन हमें अगर शुरुआत में कैसे सेपरेशन ऑफ पावर्स में कैसे टसल हुआ है, और कहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर कहीं, और अगर हमें एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट में कहीं पे सेपरेशन ऑफ पावर को लेके अगर बहस देखनी है, तो हम वो देख सकते हैं। जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव में अगर हमें सेपरेशन ऑफ पावर्स की अगर बहस देखनी है, तो हम इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि हालांकि जुडिशियरी ने जजमेंट दे दिया था कि इंदिरा गांधी को अपना जो जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा है, वो इलेक्शन गलत तरीके से लड़ा है, इसलिए उनको सीट खाली करनी पड़ेगी, 6 महीने में उनको अपनी सीट खाली करनी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने उसके ऊपर इमरजेंसी लागू कर दी, और अपना जो एग्जीक्यूटिव पावर है थ्रू प्रेसिडेंट, उन्होंने इस्तेमाल किया। और वहां पे हम ये जो बहस है और जो एक टसल है दोनों के बीच में पावर्स को लेके, उसको हम देख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इतना जो आपको अगर इस विषय को समझना है, तो ये एक पहली शुरुआती इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए।
सर मेरा अगला सवाल आपसे, ये कहा जाता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। ये भी कहा जाता है कि ये सही है। वैसे कहा जाता है कि हमारा संविधान एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या ये सही है? वैसे किसी की अच्छी बातें लेना कोई गलत बात नहीं है। क्या आपने कुछ ऐसा देखा है बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन होने के कारण हमारी डेमोक्रेसी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है? जी, देखिए ये प्रश्न जो है वो आपने पूछा, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जी प्रश्न मुझे बार बार जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी पूछा जाता है कि जी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर इतना बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है तो क्या है कि सच में वो काम करता है, कि क्या हमें अलग कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत थी, क्या ऐसी चीजें थी। और जैसे आपने मेंशन किया कि बोरोड करना कोई बुरी बात नहीं होती है। जी जिस तरह से हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था, उसके बाद हमारे पास जो मजबूरियां थी, हमारे पास समय की कमी थी, और हमारे पास जिस तरह के हमने कितने सालों से एक एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो था हमारे देश में, एक जुडिशियल सिस्टम था और एक पार्लियामेंट सिस्टम था, वो एक कंट्री से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ लागू हो चुका था। और इसीलिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उसके प्रति एकदम से उसकी समझ हो चुकी थी। और इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने उस समय पे सोचा कि हम अपना जो ढांचा रहेगा उसको थोड़ा बहुत ज्यादा ब्रिटेन से सिमिलर रखेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई अच्छा संविधान होता है, उसकी अच्छी बातें होती है। आज हम देखिए कि हम 1947 में जब आजाद हुए, उससे पहले बहुत सारी कंट्री ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बना लिए थे, और बहुत सारी कंट्री ऐसी थी जिनका कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी तरह से काम कर रहा था, जिसमें बहुत सारे अच्छे प्रोविजंस भी थे। आज अगर हमारे पास वो प्रोविजंस जो है, जो हर जगह पे आज आज आप समझ लीजिए कि जो ये जो प्रोविजंस है, जो मॉन्टेस्क्यू की थियरी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, वो हर कंट्री लागू करता है। तो क्या हर कंट्री का माना जाएगा कि हर कंट्री ने उसको बोरोड किया है? तो ऐसे हर एक प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल है जो कहीं ना कहीं बाहर से डेवलप हुआ है, जो हर कंट्री ने अपने आप में माना है और अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है। राइट टू जी इक्वालिटी का प्रिंसिपल हो गया, ये सारे प्रिंसिपल्स है। ये देखिए, ये सब चीजें ऐसी होती है कि किसी भी कंट्री में, देखिए ये यूनिवर्सल है। ये जो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं वो बदल नहीं सकते हैं, वो हर कंट्री के सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस हो सकते हैं, उसमें और सारे बदलाव हो सकते हैं, लेकिन मूलतः जो उसका जो 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 उसकी सब्जेक्ट है वो चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए मुझे ये लगता है कि जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हम लोगों को जो लगता है उसमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमें हमें उससे ज्यादा ये देखना चाहिए कि हमने जो प्रिंसिपल्स बोरोड किए हैं, या हमने जिस तरह से हमारा संविधान बनाया है, वो संविधान आज कैसे लागू हो रहा है और आज उससे हमें क्या लाभ मिल रहे हैं। तो आज हम समझ सकते हैं कि हमारा कंट्री डेमोक्रेसी के मामले में बहुत आगे है, क्योंकि मैं बहुत स्टडी करता हूँ और मुझे ये लगता है कि कोई एक कंट्री में जहां पे इतने सालों की संघर्ष के बाद कोई सरकार बनती है, और वो सरकार बनती है, और वो सरकार अगर इलेक्शन कराती है, इलेक्शन कराने के बाद सरकार चुनने का सब अधिकार देती है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, जो बहुत सारी कंट्री में फेल हो गए, जो बहुत सारी कंट्री में चल नहीं पाए, जो कंट्री जी ऐसे संघर्ष से आजाद हुई, कहीं ना कहीं वहां पे एक तरह का डिक्टेटरशिप, एक तरह का वो शासन आ गया था, ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट आ गई थी। लेकिन भारत ने उससे बहुत अच्छा किया है। आज भारत ने, हमारे देश ने जो ये पिलर्स खड़े किए हैं, जिस इंस्टीट्यूशन को हमने डेवलप किया है, आज हमारे देश की जुडिशरी है, अगर संविधान के मामले में हम देखें तो हमारे देश की सुविधा, जुडिशरी के पास जितना पावर है, वो बहुत कम देश की जुडिशरी है जिसके पास इतना पावर है। हमारे पास आर्टिकल 141 है, 142 है। 141 में अगर जुडी सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून, कोई कोई निर्देश दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 142 में अगर न्याय नहीं है, जस्टिस नहीं हुआ है, तो जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास ऑर्डर पास करने की भी पावर है। ये सारी चीजें हम देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारा संविधान जो है वो बहुत अच्छा और बहुत आगे बढ़ा हुआ संविधान है, और वो बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा है। इसीलिए मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि हम जो बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन की जो बात करते हैं, उसमें हमें ये डिबेट में ना पड़ते हुए हमें ज्यादा हमारा ध्यान इसमें रखना चाहिए कि हमने
किस तरह से ये जो सारे जो प्रिंसिपल्स है उसको हमने लागू किया। सर अभी जैसे आपने केशवानंद भारती जजमेंट का जिक्र किया, अब मेरा अगला सवाल उसी पे आपसे। सर आर्टिकल जी 50 बहुत स्पेसिफिक वर्ड में कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना है। केशवानंद जी भारती ने बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का प्रिंसिपल इवॉल्व किया और 13 जजेस ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी टच्ड एट ऑल। इज दिस ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? इफ यस, देन हाउ? यस, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है उसको भी कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। केशवानंद भारती केस में 13 जजिस का जजिस थे, उसमें से 7 जज ने फेवर में जजमेंट दिया था और 6 जज ने अगेंस्ट पे जजमेंट दिया था। जी। और जो 7 जज ने डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के फेवर में जजमेंट दिया था और जो 6 जज थे उन्होंने अगेंस्ट पे जजमेंट दिया था, उसमें से सारे जजों ने अपने हिसाब से क्या बेसिक स्ट्रक्चर हो सकता है वो डिफाइन किया था। सबने डेमोक्रेसी को, रूल ऑफ लॉ को और सेपरेशन ऑफ पावर को कहीं ना कहीं एक बेसिक स्ट्रक्चर माना है। क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर भी है, क्योंकि हर एक हमारा जितने भी जो हमारे जितने भी पिलर्स है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सारे पिलर्स जो है उसका उसके फंक्शंस और जो पावर्स है वो प्रोटेक्ट होने बहुत जरूरी है। कहीं ना जी। कहीं कोई ऐसा देश में कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि पार्लियामेंट लॉ बनाने में और अमेंडमेंट करने में कहीं ना कहीं ये एक संस्था के पावर इतने खत्म कर दे जिससे हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है वो खत्म हो जाएगी। और उसी की वजह से कहीं ना कहीं हमने ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स को इसीलिए एक बेसिक स्ट्रक्चर माना है, और इसीलिए वो बेसिक स्ट्रक्चर होना भी चाहिए। क्योंकि भले हम उसकी पूरी स्पिरिट से हम उसको लागू नहीं कर रहे हैं, और वर्ल्ड में कोई देश में कोई देश नहीं है आज के समय में जो सेपरेशन ऑफ पावर को पूरी स्पिरिट में लागू कर रहा है, और कर भी नहीं सकता है। सेपरेशन ऑफ पावर को पूरी स्पिरिट में हम लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी समझने की जरूरत है कि अगर हम उसको स्पिरिट में लागू नहीं कर सकते हैं तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि कोई एक ऑर्गन जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए और लोगों के राइट ज्यादा वायोलेट ना कर दे। इसीलिए हमें एक चेक एंड बैलेंस के सिस्टम बहुत जरूरी है। और ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स को बेसिक स्ट्रक्चर रखने का मेन उद्देश्य यही है कि ये जो चेक एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है कि कोई ऑर्गन है वो बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, और वो ज्यादा पावरफुल हो जाता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छी बात नहीं होती है। जैसे हमने बहुत सारे देशों में देखा है कि ये इस तरह के जो अनुभव हुए हैं कि जिसमें एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन से ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो डिक्टेटरशिप, ऑथोरिटेरियनिज्म बन जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि जो हमारे देश के अंदर अभी जो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो बहुत सही। जी सर अभी जैसे आपने चेक एंड बैलेंस की बात करी, अब मैं जी उसी पे अपने दर्शकों की तरफ से आपसे ये जानना चाहूंगा। डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक एंड बैलेंस? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे आपने प्रश्न पूछा है उसी में जवाब है, क्योंकि मैंने अभी आगे बोला कि जी। कोई भी कंट्री जो वर्ल्ड में है वो स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर हो गया कि जैसे पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड पावर्स आ गया लॉ बनाने का, और जुडिशरी के पास अनलिमिटेड पावर आ गया, अगर किसी एक ऑर्गन के पास अनलिमिटेड पावर है तो उसको अगर चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो अगर उन्होंने कुछ ऑर्डर किया, उन्होंने कुछ ऐसी चीज की जिसको कहीं चैलेंज नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या होगा। और भारत में दूसरी चीजें समस्या ये भी है कि आप समझिए कि अगर एग्जीक्यूटिव है उसने कोई ऑर्डर फॉलो नहीं किया तो फिर उसके ऊपर कौन देखेगा। उसको फॉलो करवाने के लिए कोई और ऑर्गन की भी तो जरूरत पड़ती है। बहुत सारे जी। केसेस में ऐसा होता है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स फॉलो नहीं करते हैं, या जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस केस में फिर हम जुडिशरी के पास जाते हैं। क्यों जुडिशरी के पास जाते हैं? क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव का फेलियर है उसको वो एग्जीक्यूटिव को आदेश देंगे और बताएंगे आपने ये काम है वो अच्छी तरह से आपको करने की जरूरत है, आपको जो ऑर्डर है उसको आपको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक ये जो 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 चेक एंड बैलेंस है
वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। जो इंस्टीट्यूशंस है उसमें ये तीनों इंस्टीट्यूशंस के लिए चेक एंड बैलेंस का जो प्रिंसिपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो कोई भी कंट्री लागू कर नहीं सकता है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर कोई एक ऑर्गन है वो अपने पावर ज्यादा ओवर, जैसे मैंने एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल दिया, पार्लियामेंट का भी एग्जाम्पल दे सकते हो कि पार्लियामेंट ने कोई ऐसा अमेंडमेंट ला दिया है और ऐसा लॉ पास कर दिया है कि जो फंडामेंटल राइट के विरोध में है, और अगर उसको हम चैलेंज ही नहीं कर सकते या हम उसको उसको उसके ऊपर कुछ, तो फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो स्पिरिट है उसका क्या होगा। इसीलिए है कि जो चेक एंड बैलेंस का प्रिंसिपल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सर मेरा अगला सवाल आपसे, भारत में एक अति प्रचलित कहावत है कि अति सर्वत्र वर्जयेत, और इसी के अंतर्गत कहा जा सकता है कि सेपरेशन ऑफ पावर्स इज टू स्टॉप कंसंट्रेशन ऑफ एक्सेसिव पावर ऑफ एनी ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। क्या ये सही है? बिल्कुल, ये बहुत सही है, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ पावर आज सबको पता है कि बहुत सालों पहले भी रोमन एरिस्टोटल सोक्रेटिस, पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो अगर किसी एक संस्था को या किसी एक पिलर को बहुत ज्यादा अगर हमने एक्सेसिव पावर दे दिया है तो उसका परिणाम जो है वो अच्छा नहीं हो सकता है। और हमारे पास तो उदाहरण भी है कि जिसमें ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। एक उदाहरण को हम अगर ले लेंगे तो इमरजेंसी डिक्लेयर करना, और वो इमरजेंसी के दौरान जिस तरह से लोगों के राइट्स वायोलेट हो रहे थे, और जो एग्जीक्यूटिव पूरा देश कंट्रोल कर रहा था, और उस समय पे जुडिशियरी और लेजिस्लेचर बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो समय था जिसने हमें बताया था कि अगर हम किसी को भी कॉन्सेंट्रेटेड पावर में दे देंगे तो उसका क्या परिणाम आ सकता है। तो वह हम बहुत बार देख चुके हैं। और कहीं ना कहीं ये इसीलिए मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। और देखिए, वो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण जो केस है, वो केस जी इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से जुडिशियरी ने एक ऑर्डर दिया और प्राइम मिनिस्टर ने वो ऑर्डर ना मानने की वजह जगह उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की। और ये सारी जो चीज है, ये मैं कोई ये सब अवेलेबल है जी हमारी जानकारी के लिए, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है वो कोई भी कंट्री के लिए सही नहीं होता है। इसीलिए चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर जो होता है उससे करप्ट जो जो बहुत सालों से ये चलता आ रहा है। इसीलिए ये जो आपने जो प्रश्न पूछा है वो बहुत सही है जी कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर नहीं होना चाहिए। सर, केशवानंद भारती मोस्ट सेलिब्रेटेड जजमेंट में से एक है, ना कि हमारे देश में, बल्कि इस जजमेंट को इंटरनेशनली रेफर और साइट भी किया जाता है। ये जजमेंट हमारे आज के टॉपिक का जन्मदाता भी है। इसके पहले भी कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हुए, इसे इस जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट से लेकर गए, और इसके बाद भी कई जजमेंट हुए जिन्होंने इसे मजबूत किया। अगर आप हमें इन जजमेंट्स को वन बाय वन बता सके, तो इन जजमेंट्स की मोटी मोटी बातें। जी बिल्कुल। केशवानंद भारती केस जो है वो जी अपने आप में बहुत बड़ा जूरिस्प्रूडेंस है, जिसको हम बोलते हैं कि उसने हमारे देश के अंदर जो एक ऐसा प्रिंसिपल दिया है जो मुझे लगता है कि आने वाले कई सालों तक उसके बारे में चर्चा होती रहेगी। और वो, और जब मैं स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता हूँ तो मुझे ये लगता जी है कि मैंने उनके जीवन में मैंने बोला कि अगर कुछ नहीं है तो केशवानंद भारती केस है वो आपके साथ हमेशा रहेगा। उसका इम्प्लीकेशन ये है कि बहुत सारे उसके बाद केसेस भी हुए, जिसमें मिनर्वा मिल्स का केस भी आता है। जी उसके बाद वो ये इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस आता है। फिर ईडीएम जबलपुर जो केस है वो भी बहुत बड़ा उदाहरण है। और मुझे तो ये लगता है कि जो एडीएम जबलपुर केस है वो जी सबसे बड़ा उदाहरण है कि जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक 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 ऑर्गन जो है वो अपना जब पावर इस्तेमाल करता है पॉजिटिव सेंस में तो उससे क्या बदलाव आ सकता है। क्योंकि केशवानंद भारती केस क्या बोलता है कि हम संविधान के अंदर इस तरह के बदलाव ना लाए जिससे बेसिक स्ट्रक्चर खत्म हो जाए, या जिसकी वजह से जो उसका मूल उद्देश्य है वही खत्म हो जाए।
और उसका जो मूल उद्देश्य ना खत्म हो। इसीलिए इसको बचाने के लिए हमें जो भी हो सके, जैसे इंदिरा गांधी वर्सेस राम नारायण केस के अंदर, फिर एडीएम जबलपुर के अंडर, जब एडीएम जबलपुर का केस हुआ था, जी हालांकि वो जजमेंट जब शुरुआत में आया था तो वो जजमेंट में दो जजेस ने तो जिस तरह का निर्णय लिया था, वो निर्णय जो था वो कहीं ना कहीं प्रश्न में था। लेकिन एक जज ने जब ये बोला गया कि अगर हम इमरजेंसी में भी हमारे देश के अधिकार, नागरिकों का अधिकार हम नहीं प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस सर्व कैसे होगा? क्या हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से जनता को क्या दे पाएंगे? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन सच में अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएगा? और ये जजमेंट जो है एडीएम जबलपुर है, मुझे ये लगता है कि केशवानंद भारती के बाद अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है जिसको हर एक स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, तो वो एडीएम जबलपुर वाला जजमेंट है। क्योंकि आज भी जब उनकी जो डिसेंट है, वो जी डिसेंट की वजह से आज हमारे देश में इमरजेंसी में भी हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो प्रोटेक्ट होते हैं, खास करके आर्टिकल 20 और 21, जिसको आज भी प्रोटेक्शन नहीं। तो उससे पहले के सारे जजमेंट्स में कहीं ना कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने इमरजेंसी के समय पे हमारे आर्टिकल 20 और 21 को प्रोटेक्शन की बात नहीं की। और इसी एक डिसेंटिंग जजमेंट ने मुझे लगता है बहुत सारी चीजें चेंज कर दी है। उसके बाद तो देखिए हमारे देश में और भी सारे अपने, जैसे ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के कॉन्सेप्ट में सुप्रीम जी कोर्ट ने बहुत सारी बार लोगों के प्रिजनर्स के राइट की भी बात की है। पुलिस कस्टडी में डेथ होती है उसकी भी बात की गई है। देखिए ये सारे केशवानंद भारती सबका बेस ही ये इसलिए रहता है क्योंकि अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट जो भी एक जजमेंट देता है वो कहीं ना कहीं एक इंटरप्रिटेशन के ऊपर देता है, उसमें कुछ प्रिंसिपल्स देती है। और वो जो जी प्रिंसिपल्स होते हैं वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत असेंशियल होते हैं। और इसीलिए ये जो सारे प्रिंसिपल्स होते हैं उसके बाद बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स में हम ये प्रिंसिपल्स को पढ़ सकते जी सर, एक दूसरे के एरियाज में इंटरफेरेंस से रोकता है, वहीं एक दूसरे के एरियाज में इन्वॉल्वमेंट साफ दिखता है। लॉज हैं। मेड बाय पार्लियामेंट वाज implemented by executive and the power of judicial review are exercised by judiciary against the action of both exercise and legislature. This is not contradiction in the Indian law. See, when we talk about this contradiction कि Right sir. पार्लियामेंट वर्सेस लेजिस्लेचर वर्सेस एग्जीक्यूटिव के क्यों जुडिशियरी लॉ बना रही है, या क्यों एग्जीक्यूटिव जो है वो लॉ बना रही है, क्योंकि देखिए लॉजिकली लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ लॉ बनाने के अलावा और कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है थ्रू लेकिन एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में ये बहुत बहस रहती है हमेशा कि जो जुडिशियरी है वो एक लॉ बनाने का पावर उसके पास है तो नहीं, लेकिन बिकॉज हमारे कंट्री में जो आर्टिकल, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल 141 है और आर्टिकल 142 है। आर्टिकल जी 142 और 141 की स्पिरिट ही यही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्देश दिया है तो वो लॉ माना जाएगा जब तक उसके ऊपर कोई ओवररूल नहीं हो जाएगा। जी दूसरा, बहुत सारे केसेस में ऐसा होगा कि जस्टिस की हमें जरूरत पड़ेगी और लास्ट में जो जस्टिस है वो सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड करता है। और अगर जस्टिस देने के लिए हमें कुछ ऐसे, जो आज विशाखा का केस है वो उसका बहुत बड़ा जी उदाहरण है, वो जो पॉजिटिव उदाहरण। विशाखा केस में हुआ यही था ना कि हमारे देश के अंदर कोई कानून नहीं था सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस का। तो जी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अभी गाइडलाइंस है। डीके बासु का केस ले लो कि पुलिस कस्टडी में लोगों की डेथ होती है, तो जब पुलिस कस्टडी में डेथ होती है तो उसके बाद क्या होगा? आज उसके ऊपर लॉ में कोई कानून है नहीं, तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। तो अगर कानून नहीं है तो जब तक सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है तो वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, वो एक लॉ ही माना जाएगा। और वो इसीलिए है क्योंकि लोगों के साथ अन्याय ना हो। ऐसे हजारों जी गाइडलाइंस, ऐसे बहुत सारे केसों में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस देनी पड़ी है, क्योंकि अगर उस समय पे हमें किसी को न्याय देना है और उस समय पे सुप्रीम कोर्ट अगर ये बोल देती है कि ये काम तो हमारा नहीं है, ये काम तो लेजिस्लेचर को करना चाहिए और लेजिस्लेचर ही ये काम करेगा, तो वो जो किसी एक व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए, और जो किसी एक व्यक्ति नहीं, एक समाज के लोग भी, जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एट वुमन, तो इसमें बहुत सारी वुमन के साथ
सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था। जी प्रिजनर्स की बात कर सकते थे, बहुत सारे लोगों की कस्टडी में डेथ हो जाती थी, उस केस में पुलिस पे कोई एक्शन नहीं होती थी। और जब लॉ के एब्सेंस होती थी तो उस केस में क्या होगा? इसीलिए अगर लॉ की एब्सेंस है उसको दूर करने के लिए, और दूसरा डेलीगेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं, हर जगह पे लेजिस्लेचर लॉ बनाने के लिए नहीं हो सकता है। आज अगर आप छोटे लेवल पे जाके देखेंगे, अगर कलेक्टर को कोई एक छोटा सा निर्देश देना है जो कानून के जी जैसा है, अगर जो फॉलो नहीं किया तो उनको पनिशमेंट देना है, तो क्या उसके लिए वो विधानसभा को बुलाएगा या विधानसभा को लिखेगा? तब तक वो जो कानून की जरूरत है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए ये जो हमने एक व्यवस्था रखी है, और वो व्यवस्था बहुत सारे मायने में सही व्यवस्था है, क्योंकि हर जगह पे ऐसे कुछ ना कुछ समस्याएं रहेगी, और वो जो समस्याओं को ही मद्दे रखते हुए बहुत सारे कंट्री ने ही इस तरह के सिस्टम बनाए हैं, जिसमें हम इस तरह की चीजें देख सकते हैं कि जहां पे जुडिशरी एक गाइडलाइंस इशू करती है, एग्जीक्यूटिव को डेलीगेशन ऑफ पावर के साथ उनको पाली पावर डेलीगेट किया जाता है। तो जो पावर डेलीगेट किया जाता है और जो गाइडलाइंस इशू की जाती है, वो हमारे लिए बेहतरी के लिए किया। सर, अभी कल देश के करीब 600 से अधिक वकीलों ने, जिनमें देश के बड़े वकीलों में से एक हरीश साल्वे, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा भी शामिल है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक पत्र लिखा है और जिसमें कहा गया है कि देश की न्यायपालिका पर एक विशेष ग्रुप द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। क्या यह सही है? इसके बारे में आप अपनी राय अगर व्यक्त करें तो हमारे दर्शकों को भी इससे बहुत सारी जानकारी मिलेगी। सी देखिए, हमारे देश के सबसे बड़ी एक जो समस्या है कि अगर जुडिशियरी है वो किस तरह के जजमेंट देती है, उसके हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि क्या जुडिशियरी अभी इंडिपेंडेंट है या जुडिशियरी अभी कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है। अगर कुछ जजमेंट्स ऐसे आते हैं जो सरकार के पक्ष में नहीं आते, तो जी हमारे देश के अंदर मीडिया द्वारा ये सब बातें शुरू हो जाती है कि जुडिशरी अब इंडिपेंडेंट है। आज हमें अभी भी होप है कि जुडिशरी कुछ कर रही है, और कुछ जजमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सरकार के पक्ष में आते हैं, तो तुरंत एक चर्चा चालू हो जाती है कि हमारे देश की जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, सरकार के निर्देशों पे चल रही है। इसीलिए अगर इस बात को हम समझेंगे कि जुडिशियल जी इंडिपेंडेंस, तो जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हम फिर कैसे, अगर इस तरह से हम बता ही रहेंगे कि भाई दबाव है इनके ऊपर, न्यायपालिका पे कहीं ना कहीं किसी का दबाव किया जा रहा है और कहीं से वो हो रहा है, तो ये क्या होता है कि ये इंटरप्रिटेशन का सब्जेक्ट हो जाता है। और वो जी जो इंटरप्रिटेशन उनका जो है, उनके उनके इंटरप्रिटेशन को मैं इस तरह से देखता हूं कि जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम एक हर एक जजमेंट को मेरिट पे क्यों नहीं देखते, हम हर एक जजमेंट को पॉलिटिकल एंगल से ही क्यों देखते हैं। अगर हम जी हर एक जजमेंट को मेरिट से देखेंगे और उसमें क्या सही है होना चाहिए उसको देखेंगे, तो हम बेहतर तरीके से समझ पाएंगे कि क्या जुडिशरी जो है हमारे, वो किसी तरह के दबाव में निर्णय दे रही है कि नहीं दे रही है। और बिकॉज हम भारतीय नागरिक है, इसलिए हम इस विषय पे चर्चा तो कर सकते हैं, और इस पे चर्चा जी होनी भी चाहिए, ये चर्चा का विषय भी होना चाहिए, क्योंकि जुडिशियरी जो है वो एक हमारे देश का एक बहुत असेंशियल पिलर है, और वो बहुत महत्वपूर्ण पिलर है। और इसीलिए मैं तो इस पे यही मानता हूं कि अगर हम हर एक जजमेंट को मेरिट पे देखेंगे और हर एक चीज को ऐसा देखेंगे, तो हमें ये जो चर्चा का विषय है कि दबाव में है कि नहीं है, इस पे कहीं ना कहीं एक जवाब मिल सकता है। जी सर, मैं अगला सवाल अब आपसे कॉलेजियम सिस्टम पे पूछूंगा। इसे जी क्रिटिसाइज भी खूब किया जाता है। अभी एक जी बहस भी छिड़ी हुई है कि इसमें जी सुधार की जरूरत है। पूर्व जी कानून मंत्री किरण रिजिजू, महान वकील हरीश साल्वे तक ने कहा कि यह सिस्टम सही नहीं है। दुनिया के जी किसी देश में ऐसा नहीं होता है कि जजेज ही जजेज को अपॉइंट करते हैं। जी इसके फेवर में और इसके खिलाफ अपने अपने तर्क और आलोचनाएं हैं। क्या यह जी जुडिशरी को इंडिपेंडेंट बनाता है? क्या यह सरकार के कोर्ट में दखल को रोकता है? क्या यह बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को बल देता है, या फिर जी कोई नया मैकेनिज्म होना चाहिए? जी और साथ ही जुडिशरी इंडिपेंडेंट भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार के दखल से
जुडिशियरी को इंडिपेंडेंट रखना बहुत मुश्किल है। देखिए, इसमें आपने दो तीन सवाल एक साथ पूछे हैं कि जी जिसमें एक सवाल ये है, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर सुधार की क्या जरूरत है। दूसरा सवाल हमारा ये है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है। जी तीसरा सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या जुडिशरी की अभी अपॉइंटमेंट है उसमें क्या सुधार की जरूरत है, जी और क्या उसके में सच में सुधार की जरूरत है। जिस तरह से हमारे देश में जब वो हमारे पूर्व कानून मंत्री और जुडिशरी के साथ जो अनबन थी, जिसकी जी वजह से देश में एक चर्चा होने लगी कि सच में कॉलेजियम में कुछ प्रॉब्लम है, क्या सरकार का प्रतिनिधित्व होना चाहिए कॉलेजियम, कि अल्टीमेटली जुडिशरी जो है वो जनता के लिए है, तो क्या जनता के रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ये सारी चर्चाएं है। तो सबसे पहला तो कॉलेजियम के बारे में तो मैं यही बोलता हूँ कि कॉलेजियम जो है वो बहुत सारे जजेस ने भी बोला है, मैं अपने शब्द तो नहीं बोल रहा, लेकिन एक शब्द उसके लिए बोला जाता है कि कॉलेजियम इज अ नेसेसरी इविल फॉर इंडिया। नेसेसरी इविल मतलब वही है कि अच्छा, उसमें बहुत सारी कमियां तो है, लेकिन वो हमारे देश के अंदर एक एक ऐसा इविल है कि जिसको हमें जरूरत है, जिसके बिना नहीं चल रहा है, ऐसा बहुत सारे जजेस ने बोला है और ऐसा बहुत सारे लोगों ने माना भी है। लेकिन दूसरी बात मैं इस पे ये भी बोल सकता हूँ कि कॉलेजियम जो दूसरी कंट्री में जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं, जिसमें कुछ कंट्रीज में कमीशन सिस्टम है कि जहाँ पे कमीशन होता है, वो नाम रेकमेंड करते हैं, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट होती है। और यूएसए में तो स्पेसिफिकली ऐसा है कि प्रेसिडेंट के पास जजेस अपॉइंट करने के पूरे पावर है, और उसमें तो जी क्वेश्चन भी नहीं, क्वेश्चन सिर्फ सेनेट कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन भारत देश के अंदर जिस तरह की स्थिति कमिटेड जुडिशरी के साथ डेवलप हुई थी और हमें कॉलेजियम लाना पड़ा था, वो जो स्थिति थी वो समय की स्थिति थी जिसमें हमने कॉलेजियम लाया। उसके बाद सरकार ने प्रयास भी किया, जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का बिल भी पास किया। अब वो बिल को भी संविधान कॉन्स्टिट्यूशनली उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट ने पास किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि केशवानंद भारती केस में इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को बेसिक स्ट्रक्चर माना गया है। अब जी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जो है वो बहुत बड़ा विषय है। क्यों वो बड़ा विषय है? क्योंकि हमें किस तरह से साबित हो सकता है कि कोई जुडिशियरी इंडिपेंडेंस है कि नहीं। तो उसका एक ही जवाब मिल सकता है कि कोई एक्सटर्नल दबाव नहीं। अब वो एक्सटर्नल दबाव अगर आप देखेंगे तो हमारे देश का जिस तरह का राजनीति है और जिस तरह के देश के अंदर लोगों की समझ है, उसके अंदर कहीं ना कहीं हम कितना भी जुडिशियल इंडिपेंडेंट की बात कर लेंगे, हर बार ये चर्चा तो होती ही रहेगी कि कहीं ना कुछ दबाव है या कुछ ना कुछ है। उस केस के अंदर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को कैसे प्रोटेक्ट रखना, तो मुझे जी तो ये लगता है कि अगर कॉलेजियम सिस्टम अगर अभी रखना है तो उसमें सुधार करने की बहुत जरूरत है। सुधार में तो ये कि ट्रांसपेरेंट करो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सबको यही है कि किस जज का नाम चला जाता है, कहाँ डिसाइड होता है, कौन डिसाइड करता है, किसके नाम आए थे, कैसे आए थे। इस प्रश्न के जवाब जो, और ऊपर से जुडिशरी ने अपने आप को आरटीआई से अलग करके रखा हुआ है, तो ये ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं नहीं दिखती है। कॉलेजियम सिस्टम में ये जो ट्रांसपेरेंसी का लैक दिखता है, और ये जो ट्रांसपेरेंसी का लैक है, मुझे लगता है वो ज्यादा बड़ा विषय है। उससे ज्यादा ये जो विषय है, हालांकि देखिए प्रिंसिपल पे तो बहुत सारा आर्ग्यूमेंट हो सकता है कि क्या जज को जज अपॉइंट करना चाहिए, क्योंकि फिर उसके साथ प्रश्न आ जाएगा कि नेचुरल जस्टिस के साथ वो सही है कि नहीं है। क्योंकि एक ही व्यक्ति, एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को अपॉइंट नहीं कर सकता, सेम अथॉरिटी वाले लोग, एक सेम अथॉरिटी वाला दूसरी सेम अथॉरिटी वाले को अपॉइंट नहीं कर सकता, ये तो नेचुरल जस्टिस का प्रिंसिपल भी बोलता है। तो ये सारे जो बड़े बड़े प्रश्न हैं, उसका अगर मैं कंक्लूसिवली आंसर दे सकूं तो मुझे ये लगता है कि हम अगर जुडिशियरी को ट्रांसपेरेंट, अपॉइंटमेंट को ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, तो ये जो सारे जो प्रश्न हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के, और ये सारे जो प्रश्न उसके साथ जुड़े हुए हैं, उस पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जवाब मिलेगा। अदरवाइज हम अगर ये बोलेंगे कि कमीशन बनाया जाए और कमीशन में पॉलिटिशियंस, देखिए वैसे एक मंत्री जो होता है वो मंत्री सरकार के लिए काम करना चाहिए, जनता के लिए काम करना चाहिए उसको, लेकिन राजनीति में बहुत सारी सिचुएशन जो होती है वो बदल जाती है।
इसीलिए जी अगर किसी एक व्यक्ति का इंटरफियरेंस होने से ये सारे सवाल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाते हैं। इसलिए अगर मेरा तो अभी यही है कि जो अभी सिस्टम है उसको और ट्रांसपेरेंट बनाने की जरूरत है। अगर वो और ट्रांसपेरेंट बनता है कि अपॉइंटमेंट से लेके सारी प्रोसीजर्स जो है उसको थोड़ा सा और लोगों को पता चलती है उसके बारे में और जानकारी मिलती है, तो लोगों के पास वो जो ये कहने का जवाब मिलना बंद हो जाएगा कि कैसे जजेस अपॉइंट होते हैं वो तो हमें पता नहीं है, कौन किसको अपॉइंट कर लेते, कौन किसका नाम दे देता है वो हमें पता नहीं है। तो ये जो ट्रांसपेरेंसी के विषय है उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। तो ये जो कुछ सवाल है कि क्या कॉलेजियम सही है गलत है या फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, इस पे हम थोड़े से जवाब ढूंढ सकते हैं। जी सर, आज के इस टॉपिक पे हमने आपसे खूब सारी जानकारियां प्राप्त करी। इस जी टॉपिक को समझने के लिए अगर आप कोई बुक रेफर कर सके तो हमारे दर्शकों को और भी जानकारी मिलेगी। जी देखिए, ऐसे तो एज सच सेपरेशन ऑफ पावर भारत में इस पे बहुत ज्यादा किताबें तो लिखी नहीं गई है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो संविधान में बहुत इंटरेस्टेड है, मुझे ऐसा लगता है उसको एच एफ सिरवई ही पढ़नी चाहिए। अगर आप एच एम सिरवई पढ़ लेते हैं और उसको समझ लेते हैं तो आप सिर्फ सेपरेशन ऑफ पावर्स को तो अच्छे से समझोगे ही समझोगे, उसके साथ साथ संविधान के और भी कई पेचीदा सब्जेक्ट है उसको भी बहुत आसानी से और अच्छी तरह से समझोगे, और अपना आपका जो समझना, उसको समझने की जो एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगी। इसलिए मुझे तो ये लगता है कि हर एक स्टूडेंट्स को जो भी लीगल प्रोफेशन में है उसको कहीं ना कहीं एच एम सिरवई जो कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है उसको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। अगर वो अच्छे से पढ़ता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस विषय को लेके भी उनकी समझ डेवलप होगी, और बहुत उपयोगी किताब है जो बहुत मेहनत से लिखी गई है एच एम सिरवई द्वारा। मैंने कहीं ये भी पढ़ा है कि उनको लगभग 15 साल के आसपास लगा था एक संविधान की ओरिजिनल किताब लिखने के लिए। उनका बहुत समय उन्होंने किताब लिखने में बिताया था और भी सारी चीजें उन्होंने, ये जो किताब है वो बहुत अच्छी किताब है जिसको पढ़नी चाहिए। ये थी हमारी आज की मास्टर क्लास, जिसमें हमने संविधान के एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक को समझा, जो न सिर्फ वकीलों या स्टूडेंट्स के लिए काम का था, बल्कि अगर कोई लेमैन भी इसे समझना चाहे तो बड़े ही कम समय में और बड़ी आसानी से इसे समझ सकता है। प्रोफेसर उमंग मोदी ने हमें बड़ी ही आसानी से समझाया, इसके लिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद प्रोफेसर मोदी। मैं अपनी दो लॉ एडवाइस की टीम और अपने सारे दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।